तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक साथी जो बीपीएससी 7th फेज 2023 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उन सभी से उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो अभी तक मैं डॉक्टर रंजीत सिंह IAS मिशन 50 के द्वारा जो दोस्तों सेट लाया गया है मार्केट में, उसका 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। आज जो है दोस्तों इसी क्रम में आपका ये 9वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें। तो आते हैं दोस्तों आज के सेट नंबर 9 पे। सेट नंबर 9 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है दोस्तों। मगध के उदय का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो वो जाता है बिंबिसार को, तो जाता है दोस्तों किसको? बिंबिसार को मगध का क्या कहते हैं उदय का श्रेय जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार, वही दोस्तों मगध का नींव रखा था। ध्यान रखना दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिहार की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो बिहार की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 22 मार्च 1912 को की गई थी दोस्तों। इसलिए बिहार दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को बनाया जाता है हर दिन, ध्यान रखिएगा। खासकर बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार की स्थापना दिवस। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह थे, और ये दोस्तों मुंगेर जिला के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? तो मुंगेर जिला के निवासी थे उस समय दोस्तों। हालांकि अब मुंगेर से शेखपुरा जो जिला बटा है, मतलब ओरिजिनली अब शेखपुरा में आ गया है वो जगह। इसको दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? कहता है कि मानव के दुखों के अंत के लिए, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का बारे में बताया था दोस्तों। और गौतम बुद्ध का थ्योरी था कि हमेशा जिंदगी में मध्यम मार्ग को अपनाएं, मतलब ना ज़्यादा हार्ड हिटर होना है, ना ज़्यादा लोयल होना है, ठीक है। बीच का रास्ता निकालिए, जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बीत जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो चेदी वंश का जो प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल जो था दोस्तों, किससे संबंधित था? तो कलिंग से था। कलिंग कहाँ था दोस्तों? तो वो उड़ीसा वाला एरिया में दोस्तों कलिंग वाला एरिया आता है, ठीक है। कलिंगा जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है दोस्तों उसी जगह में पाया जाता है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। और ये दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है दोस्तों। अब जैन धर्म का बात आया तो दोस्तों आप बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे वर्धमान महावीर थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। पहला जो था दोस्तों ऋषभ देव थे, दूसरा जो था अजीत नाथ थे, 23वां नंबर पे पार्श्वनाथ थे, और 24वां नंबर पे वर्धमान महावीर थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था दोस्तों? तो अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को, ठीक है। अकबर के 9 रत्न थे दोस्तों। अकबर जो है अपना एक कैबिनेट बनाया था कि हर डिपार्टमेंट का, तो उसमें दोस्तों 9 उसके रत्न थे। दोनों 9 के 9 एकदम अपने क्षेत्र में एकदम समझिए कि PhD हासिल किया हुआ था। मियाँ तानसेन इतना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, मतलब सुर वाला था दोस्तों, कि ऐसा कहा जाता है कि जब वो सुर लगाता था तो बुझा हुआ दीपक जल उठता था, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था दोस्तों? तो अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर जो है मुगल वंश का शासक था, और बहुत ही दोस्तों उदार प्रवृत्ति का शासक था, क्योंकि उस समय में, इतने क्रूर समय में दोस्तों, जब क्या कहते हैं इस्लामोफोबिया पीक पे था, उस समय दोस्तों इसने दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था, जिसका मतलब था कि सब धर्म के बातों को सुना जाएगा, उसके विचारों को इज्जत दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं का ये बेटा था। अकबर जो है हुमायूं का बेटा था। इसके माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमीदा बानो बेगम इसके माँ का नाम था, और इसके पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। बाबर जो था इसका बाबा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबर आया सबसे पहले, मुगल वंश का नींव दिया था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर जो है दोस्तों गद्दी बैठा थे। हालांकि बीच में शेरशाह सूरी जो है दोस्तों हुमायूं को मार के भगा दिया था, ईरान वाला ने, फिर से आया, फिर वो राजा बना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था दोस्तों? तो बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है दोस्तों 1912 ईस्वी में कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था, बांकीपुर जगह दोस्तों। अब जब जाइएगा अशोक राजपथ तो बांकीपुर एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है। बांकीपुर पुलिस स्टेशन लिखा रहेगा दोस्तों, लगभग गांधी मैदान से 2 मिनट पहले, ठीक है, मिलेगा आपको।
तो उसी के आसपास में दोस्तों प्रथम अधिवेशन रखा गया था। इसमें दोस्तों हमारे देश के माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों प्यार से लोग लोकमान्य कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? लोकमान्य। क्या कहते थे दोस्तों? लोकमान्य कहते थे। इनके बारे में इतना अध्ययन करना जरूरी है दोस्तों, और थोड़ा और पढ़ लीजिएगा कि ये भारत रत्न से भी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो इनका अपने आप में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट था दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, समाज सेवी भी थे दोस्तों, सोशल वर्कर भी थे बहुत ही बड़े लेवल पे। आज जो लालू यादव और नीतीश कुमार जो बिहार में इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वो इनके ही चल रहे हैं एक समय में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था दोस्तों? का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में, किस एक्ट के बारे में, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है, ब्रेक एकदम टोटल है दोस्तों, एसी डीसी सब ब्रेक है लेकिन इंजने नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो किसके बारे में कहा था? तो 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। किसके? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दबा के लाइक ठोकिए दोस्तों, और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा नहीं मानिए कि हम शेयर कर देंगे जाइए किसी को बता देने से हमारा हट जाएगा। और जितना आप शेयर कीजिएगा, जितना आप किसी को बताइएगा, आपके लाइफ में उतना दिन दुना 4 गुना तरक्की होगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? हुआ क्या था दोस्तों कि लाहौर में दोस्तों जो षड्यंत्र केस हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है बम मार दिए थे। ठीक है, बम मारने के क्रम में क्या हुआ था दोस्तों, ये घटना 1929 ईस्वी का है। तो क्या हुआ, अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा गुस्से, मतलब क्या होगा, गुस्सा हो गया था दोस्तों, मतलब आक्रोश में आ गया था दोस्तों। और उसके बाद डायरेक्ट ये पहला फांसी था दोस्तों इंडिया के इतिहास में जिसको सीधा भारत के वायसराय के द्वारा लीड नहीं किया गया था, सीधे ब्रिटिश क्राउन से ऑर्डर आया था कि इसको हर हालत में जितना जल्दी हो फांसी दो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बड़े अधिकारी पे बम मारा गया था दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है राजगुरु दिया है, तो इस हिसाब से आपका राजगुरु आंसर हो जाएगा दोस्तों। हालांकि इसी दिन भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी दिया गया था दोस्तों। समझिए कि कितना वीर व्यक्ति था भगत सिंह, बहुत ही कम उम्र में दोस्तों फांसी के फंदे पर चढ़ गया था, पंजाब का रहने वाला था दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था दोस्तों? तो भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का पहला जो वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग का हार हो गया था दोस्तों, हम लोग भारतीय लोग हार गए थे 1857 के विद्रोह में, क्योंकि एकजुट होकर कोई एक लीडर नहीं था पूरा सेंट्रल लेवल पर लीड करने वाला, हर क्षेत्र में अपना अपना लीडर लड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक नेतृत्वकर्ता नहीं होने के कारण इस युद्ध में हम लोग को दोस्तों मुंह की हार खानी पड़ी थी दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन था। ठीक है, प्रॉक्सी रूप से, लेकिन इसके जैसे ही हार हुआ उसके बाद सीधे जो है शासन का कंट्रोल जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन, मतलब वहाँ से ब्रिटेन से ही कंट्रोल में होने लगा, आर्थिक और राजनीतिक दोनों। तो ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों जो उस समय पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का वायसराय बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है दोस्तों 24 दिन चली थी। कितने दिन? 24 दिन चली थी। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था दोस्तों और 24 दिन चला था, जोड़ लीजिए 18 अप्रैल तक चला था। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में चला था? तो गांधी जी के नेतृत्व में चला था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर एक नवसारी है दोस्तों, ठीक है, स्थित छोटे से दांडी गांव तक पहुंची थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 24 दिन हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? ठीक है, द सोल ऑफ इंडिया इज लिविंग इन, क्या मतलब लाइव इन क्या विलेज। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 15 है दोस्तों उसमें दे दिया गया है दोस्तों आपका एक रीजनिंग, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो दोस्तों दिया गया आपको एक तरह से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग का भी मान सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में
21 खिलाड़ी जो है दोस्तों बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 26 जो है केवल हॉकी खेलते हैं, ठीक है। 24 जो है दोस्तों हॉकी खेलते हैं, मतलब केवल नहीं हॉकी खेलते हैं। तो ये पहले आप क्या करना है, वेन डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि 3 चीज़ के बारे में पूछा गया। हॉकी है दोस्तों, और यह है बास्केटबॉल को बी से डिनोट कर देते हैं, फुटबॉल को एफ से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 21 बास्केटबॉल टीम में है दोस्तों। तो 21 कितना है, 21 आपका हो गया बास्केटबॉल टीम में, 21 हो गया बास्केटबॉल में। अब आते हैं दोस्तों 26 जो है हॉकी टीम में, ठीक है। टोटल 26 हॉकी टीम में है, और 29 जो है दोस्तों फुटबॉल टीम में, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 14 खिलाड़ी जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब 14 जो है इसमें आ जाता है, इसके अंदर में दोनों के इंटरसेक्शन में, ये 14 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कहता है दोस्तों कि 12 जो है दोस्तों फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल के इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, मतलब हॉकी और फुटबॉल के इंटरसेक्शन में 15 आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कहता है कि 8 जो है तीनों खेलते हैं, मतलब 8 जो है ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। तो 8 जो है इसमें खेलता है, ठीक है। तो 8 जो है क्या है, हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेलता है। तो टोटल दोस्तों बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाला 14 खिलाड़ी था, तो इसमें से दोस्तों 8 केवल क्या कहता है, ये तीनों खेलता है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 6, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 बच गया, और यहाँ पे दोस्तों 8 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया टोटल, 7, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं दोस्तों, तो इनको जोड़ लीजिए दोस्तों। केवल फुटबॉल खेलने वाले देखिए 8, 7, 15, 4, 19 जो है दोस्तों कुछ ना कुछ गेम ऐसा खेल रहा है जो या तो 2 खेल रहा है या 3 खेल रहा है। तो केवल फुटबॉल खेलने वाला दोस्तों इसमें बच गया। तो 29 में से दोस्तों 8, 7, 15, 4, 19 जो है कुछ ना कुछ खेलने वाला, 2-3 गेम खेलने वाला है, तो ये बचा 10। 10 जो है दोस्तों ये जो आपका एरिया हुआ दोस्तों, ये हो गया केवल आपको फुटबॉल खेलने वाला। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, 1937 में कांग्रेसों की कितने राज्यों में सरकार थी दोस्तों। तो 1937 में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का दोस्तों, उसमें 5 राज्यों में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनी थी दोस्तों। और वो 5 राज्य कौन से थे, ध्यान रख लीजिएगा। मद्रास था, ठीक है, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था दोस्तों, मध्य प्रांत था, और बिहार तथा उड़ीसा था। ध्यान रखिएगा, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। क्या पूर्ण बहुमत मिला था, मतलब टोटल सपोर्ट मिला था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन डिटेल में समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो कृपया करके शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए, ठीक है दोस्तों। गलत युग्म का क्या करना है दोस्तों, छांट देना है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि नाना साहब दोस्तों कानपुर से थे, तो ये थे दोस्तों, सही बात है, ठीक है दोस्तों। नाना साहब थे दोस्तों कहाँ से, तो नाना साहब दोस्तों कानपुर से थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों, तो वीर कुंवर सिंह शाहाबाद से दोस्तों थे, वो जगदीशपुर जगह दोस्तों वहीं से थे, ध्यान रखिएगा। खान बहादुर खान दोस्तों रुहेलखंड से थे, ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें जो गलत है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नहीं थी, ग्वालियर से थी दोस्तों। कहाँ से थी, ग्वालियर से थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गलत ऑप्शन दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, ग्वालियर से थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसी का नाम है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। सॉरी दोस्तों जल्दीबाजी में, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो मैं बोला हूँ आपको कि क्या कहते हैं ग्वालियर से थी, जो ग्वालियर से नहीं दोस्तों, एक्चुअली में वो झांसी जगह से थी। कहाँ से, झांसी जगह से, ध्यान रखिएगा। झांसी की रानी, ऐसे मैं अभी बोला भी हूँ दोस्तों इसका कोट कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी 1857 के युद्ध में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस राष्ट्रीय नेता ने दोस्तों अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, तो वीर सावरकर ने लिखा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसने ही अभिनव भारत नामक संस्था की भी स्थापना की थी। ये महाराष्ट्र के थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों कह रहा है कि लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे दोस्तों, तो पहले भारतीय सदस्य थे दोस्तों एस बाडिया साहब थे। कौन थे दोस्तों, एस बाडिया साहब थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
20 पे निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है दोस्तों? कौन सा युद्ध है दोस्तों? तो बांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों कि जब भारत में ही अंग्रेज और फ्रांस दोनों शासन कर रहे थे, तो क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज चाह रहा था कि मैं जो हूँ ज़्यादा अच्छा एरिया में मैं शासन करूँ, जो जहाँ पे दोस्तों उसको फायदा हो, बंदरगाह के नज़दीक हो, जो शहर जहाँ पे कंपनी बैठाना आसान हो, और फ्रांस जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई कर लड़ रहा था दोस्तों। तो इसी में क्या हुआ कि एक म्यान में 2 तलवार रहता है, नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध। तो युद्ध हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में दोस्तों। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों क्या हुआ, फ्रांस को मतलब एकदम धड़ के गर्दा उड़ा दिया था अंग्रेज, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा मतलब उसके बाद ये फ्रांस था दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से चला गया, लेकिन अंग्रेज जो है उसको एकदम अपने हिसाब से चलाता था, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, मेरियाना खाई कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मेरियाना खाई जो है दोस्तों प्रशांत महासागर में दोस्तों, और इसकी गहराई जो है दोस्तों, मेरियाना गर्त की गहराई जो है दोस्तों 11,033 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना है दोस्तों? 11,033 मीटर है दोस्तों। ये फिलीपींस के नज़दीक में दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है, ध्यान रखिएगा। और फिलीपींस जो है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो है खरीदा है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 से, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, पेरू धारा जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 में, समुद्र में बही वृष्टि भूमि कहलाती है दोस्तों। तो समुद्र में बही वृष्टि भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है प्रायद्वीप। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रायद्वीप कहलाती है। यह समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ होता है दोस्तों। प्रायद्वीप का मतलब होता है यह समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और दोस्तों शेयर करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 में, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया चीनी का कटोरा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो बने रहिए, ऑप्शन मैं लाता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों जो क्यूबा है, क्यूबा जो है दोस्तों उसे शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा चीनी जो है दोस्तों क्यूबा में होता है दोस्तों, इसको इसलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। कह रहा है कि एक घड़ी जो है दोस्तों, घड़ी आप हाथ में पहनते होइएगा चाहे देखते होइएगा, तो मोबाइल में भी है, सब जगह है, तो वही घड़ी का क्वेश्चन है। एक घड़ी जो है दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। कहता है कि 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि घंटे की सुई जो है दोस्तों 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, बताइए। 12 घंटे में दोस्तों एक सर्कल में पूरा घूम जाती है, इसका मतलब क्या होता है 12 घंटे में दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई जो है 12 बज से 5:10 तक चलती है, तो पहले इसको पूरे को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 बजकर मतलब 5 घंटा हो गया दोस्तों, और 10 मिनट को आप कन्वर्ट कीजिएगा घंटा में, तो क्या होगा 10/60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 31/6 घंटा। तो आप इतना का निकालना कि कितना डिग्री कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई 12 घंटे में दोस्तों कितना 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक घंटे में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री बटे 12। आपको निकालना कितना दोस्तों, टोटल 31/6 घंटे पे निकालना है। तो इसको गुना कर दीजिए 31/6 से दोस्तों। यहाँ से कट कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, और इसको कट कीजिएगा तो 5 से कट जाएगा, और इस तरह से दोस्तों 31 में 5 से गुना कीजिएगा तो 155 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। सबसे पहले घंटा निकाल लीजिएगा, क्योंकि घंटे के सुई के द्वारा बनाया गया है, कौन पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 155 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 155 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा 5:10 को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पता ही है दोस्तों मैथ के नियम से 12 घंटे में दोस्तों घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि एक सर्किल में घूमने में टोटल 360 डिग्री बनता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है कि 82 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो यह जो है भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। क्या है दोस्तों, भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। और साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो दोस्तों इलाहाबाद के मिर्जापुर शहर के नैनी जगह से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा।
हम लोग का जो टाइम है दोस्तों उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बोला जाता है, और हम लोग का जो टाइम जोन है दोस्तों ग्रीनविच, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब जीएमटी से दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो दोस्तों ब्रिटेन से क्या 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 किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ब्रिटेन एक जगह है दोस्तों, जीएमटी जगह है, वहीं से दोस्तों अगर वहाँ ब्रिटेन में 5 बज रहा होगा तो इंडिया में दोस्तों लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों? कौन भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है दोस्तों क्या है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है दोस्तों चीन के साथ बनाती है। हालांकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से किन्नौर हो गया आपको, और 2-4 और है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, लाहौल, किन्नौर के बाद लाहौल और स्पीति, 3 जिला जो है दोस्तों क्या करती है, चीन से साझा करती है अपना बॉर्डर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा है बताइए? तो सबसे दक्षिणी स्थल जो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि भारत के अंडमान निकोबार राज्य के ग्रेट निकोबार जिलों में स्थित है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 29 में। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पश्चिमी भाग को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको कोंकण कहा गया है, कर्नाटक का जो क्षेत्र है दोस्तों उसको कन्नड़ तट कहा गया है, और दोस्तों केरल का है उसको मालाबार। देखिए दोस्तों आज के बाद कंफ्यूज नहीं हो गया। जैसे पश्चिम में आप जाते हैं तो कौन कौन राज्य आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, सब यही सब आता है ना दोस्तों, कर्नाटक, केरला आता है। फिर जैसे ही नीचे आते हैं तमिलनाडु आ जाता है, उसके बाद आप पूर्व साइड में चल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ जाता है, बंगाल आ जाता है। तो पश्चिमी साइड में पूछ रहा है कि पश्चिमी तट में दोस्तों महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको कोंकण बोला जाता है। महाराष्ट्र, गोवा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक को आपको कन्नड़ तट बोल सकते हैं, और केरल को मालाबार तट बोलते हैं। तो एक ही साथ तीनों आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। नल्ला मलाई पहाड़िया किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नल्ला मलाई जो है दोस्तों पहाड़िया जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है दोस्तों? तो वो है दोस्तों दामोदर घाटी, जो दोस्तों कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है दोस्तों। रानीगंज एरिया दोस्तों इसी के आसपास में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र से लगभग देश का 35% कोयला प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। कितना? 35% कोयला जो है दोस्तों मतलब भारत को जो देता है दोस्तों इसी क्षेत्र से मिलता है, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों रानीगंज आपको पता है कहाँ पे है दोस्तों? तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बात में क्वेश्चन नंबर 32 में। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? एंथ्रासाइट है। देखिए दोस्तों कोयला बेसिकली 4 टाइप का है। एक है पीट कोयला, ठीक है, ठीक है, पीट, ठीक है दोस्तों, पीट, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा जो है दोस्तों किस में होता है? तो दोस्तों एंथ्रासाइट में होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप बोला गया दोस्तों। और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, एकदम जलाएगा तो धू धू करके जलता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों लिग्नाइट कोयला को ब्राउन कोल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पूछा जाता है कि लिग्नाइट कोयला कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। नेवेली एक जगह है, वहाँ पे लिग्नाइट कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि ओवरऑल कोयला के लिए फेमस जो है रानीगंज एरिया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लिग्नाइट कोयला कहाँ है तो तमिलनाडु में है, नेवेली जगह पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है दोस्तों? किस कारण से है? तो वो है दोस्तों कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही कारण है कि दोस्तों क्या है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में थोड़ा नहीं काफ़ी कम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इसी तरह और भी वीडियो चाहिए दोस्तों इन्फॉर्मेटिव, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें और शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है, कहता है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है दोस्तों? इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टारगेट करती है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है दोस्तों कौन है? तो प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा है। कौन सा दोस्तों? प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा जो है दोस्तों जो है क्या है? गैर परंपरागत
स्रोत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसके तटीय भूभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे नीचे आ गया, उससे ऊपर थोड़ा जाइएगा पूर्व साइड में तो दोस्तों आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो उसी को जो बाउंड्री लगाता है समुद्र से, उसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में इसे इस संकल्पना को कहते हैं दोस्तों। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? तो इस संकल्पना को कहते हैं दोस्तों उपभोक्ता प्रभुत्व। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ कंज्यूमर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? तो मुद्रास्फीति की समस्या को कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? तो करता है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि जो दोस्तों मुद्रास्फीति की समस्या को कम करता है, कम नहीं दोस्तों, उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा, कम नहीं उत्पन्न करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, बैट पहली बार कहाँ लागू किया था दोस्तों? बैट जो है दोस्तों सबसे पहली बार दोस्तों कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रांस में लागू किया गया था। 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को फ्रांस में लागू किया गया था। यह एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब आपको डायरेक्टली टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी ले लेती है सरकार। ठीक है, अब भारत में दोस्तों 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के दिन दोस्तों 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन, जैसे आप जाइएगा ना दोस्तों बार उड़ में जाइएगा, कम होटल में जाएगा तो बैट लगता था पहले, हालांकि अब तो हर चीज़ में जीएसटी घुसा दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पर, आर्थिक नियोजन हिस्सा है। आर्थिक नियोजन किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, सोशलिज्म इकोनॉमी का दोस्तों हिस्सा हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 पर, निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? तो कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है दोस्तों? तो परिवर्ती लागत है। कौन सी? परिवर्ती लागत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों को संरक्षण संदर्भित है दोस्तों। इसके बारे में कह रहा है कि संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार के अंतर्गत दोस्तों आर्टिकल 19 आता है दोस्तों। इसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मतलब इसको क्या कहते हैं, कहीं भी आपको एक सभा करने का अधिकार है, बिना शस्त्र के आप सभा कर सकते हैं, कहीं जाके रह सकते हैं। इसी तरह का दोस्तों 6-7 पॉइंट है, तो देख लीजिएगा बढ़िया से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है कितने प्रकार की? देखिए दोस्तों आ ही गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 क्या है 19 है दोस्तों, कितने प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है? तो 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बोलने या भाषण का स्वतंत्रता दोस्तों, आप कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, किस जाति से किस समुदाय से आप बोल सकते हैं और भाषण दे सकते हैं। ठीक है, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के आप दोस्तों सभा में शामिल हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं दोस्तों, आप जो है यूनियन बना सकते हैं। जैसे आप गरीब का यूनियन बना सकते हैं, मजदूर का बना सकते हैं, महिला का यूनियन है। यही कारण दोस्तों यहाँ पे इतना आयोग है। चौथा दोस्तों, भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप एक राज्य के हैं निवासी तो दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं। पहले आर्टिकल 370 के तहत दोस्तों ये जो है जम्मू कश्मीर में वैलिड नहीं था, लेकिन अब हटाने के बाद ये भी वहाँ भी वैलिड हो गया। अब दूसरा, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाके आप अपना घर वूर बना सकते हैं। आप दोस्तों जाना है तो जम्मू कश्मीर में जमीन उमीन खरीद लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय व्यापार करने की, कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आपके औकात के हिसाब से आपको जज किया जाएगा, आपके जात धर्म के हिसाब से जज किया। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी काम कर सकते हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर डैश दिया है का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो, मतलब डिस्कशन किया गया हो, के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो किस क्षेत्र में दोस्तों? तो ये जो होगा आपका, बताइए किस क्षेत्र में होगा? तो सलाहकारी न्याय क्षेत्र में दोस्तों। सलाहकारी न्याय क्षेत्र का अर्थ है, उसमें ऐड करके लिख लीजिएगा, वहाँ जो है ना उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो, के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी मामले पर सलाह लेना चाहता हो दोस्तों, किसी भी मुद्दा पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अमलों का प्रावधान देता है कि वो सलाह ले सकता है। तो किस क्षेत्र में आता है? तो सलाहकारी न्याय क्षेत्र में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 44 पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया था। सबसे पहले दोस्तों इसको 5 स्टार लिख लीजिए, ठीक है। अभी तक के इतिहास के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, ये सबसे वरिष्ठ और सबसे इज्जत वाला है दोस्तों। इसको लिख लीजिए, 7 स्टार मार लीजिएगा और छपेगा आपके एग्जाम में। कौन सा है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया था दोस्तों, तो केशवानंद भारती के मामले में किया गया था दोस्तों। केशवानंद भारती के मामले में 1973 में दोस्तों ये सिद्धांत आया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके तहत संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कर संविधान के मूल ढांचे में प्रदर्शन क्या करते परिवर्तन नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे। अगर ऐसा ये नियम नहीं आता दोस्तों तो कुछ भी नियम किसी समय चेंज हो सकता था, यही ध्यान रखें, मतलब संविधान का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो शिक्षा का अधिकार मतलब राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया दोस्तों, तो कब लागू किया गया बताइए दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया दोस्तों। अधिनियम 2009 था, अधिनियम 2009 था, लेकिन लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया, जिसके अनुसार 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना दोस्तों। यही कारण है कि 14 साल से कम के बच्चे को आप कारखाने में लगाते हैं तो एक तरह से आप अपराधी और उसके मूल अधिकार का हनन करते हैं। अगर ऐसा आपको दिखता है आपके नज़र में हो दोस्तों तो जरूर कंप्लेन करें, क्योंकि ये जो है किसी के मतलब अधिकार का हनन है दोस्तों, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना है दोस्तों। इस आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। अधिनियम कौन सा, 2009। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अधिकार कर्तव्यों को करते हैं दोस्तों, अधिकार कर्तव्य को करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, तो निर्देशित करते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया दोस्तों बताइए, तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। कहाँ के, सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों लिया गया, ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में दोस्तों मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। बात है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है दोस्तों कहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम कोटा अधिनियम लागू हुआ दोस्तों, तो दोस्तों 2002 में आया था दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मतलब इस तरह से इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, ठीक है, 2002 में लागू हुआ था। बात है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों किसी अधिकारों से या वारंट से दोस्तों। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ किसी अधिकार या वारंट से। बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पे। चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वो उत्पन्न करते हैं दोस्तों, कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो वो करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंग। कौन सी दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि दोस्तों चमगादड़ जो है किसी बाधाओं को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क मार लीजिएगा, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है दोस्तों, तो किसके कारण होता है बताइए, प्रकीर्णन कहलाता है। क्या है, प्रकीर्णन कहलाता है दोस्तों। यही कारण है कि आप जब श्वेत प्रकाश को पूरी विश्व के गुजारिएगा तो 7 कलर में दूसरे दूसरे साइड पट्टी रखिएगा तो उस पर 7 कलर दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। विव गिवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और उसके बाद बैगनी का सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। बताए क्वेश्चन नंबर बैगनी का आगे दोस्तों ब्लू का, सॉरी दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी का होता है, क्योंकि आप लिखिएगा तो भी की ओर आता है, ठीक है। आर वो सबसे ऊपर आ जाता है और भी वायलेट और वायलेट मतलब बैगनी सबसे नीचे आता है। तो दोस्तों बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्नांकित में से कारक निम्नांकित में कौन ओमिक चालक है। ओमिक मतलब ओम एक नियम दाता है, उससे रिलेटेड है दोस्तों। ओमिक कंडक्टर कौन सा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, ठीक है, चांदी, ध्यान रखिएगा। चांदी दोस्तों क्या है, एक तरह से धातु है। इसका रासायनिक क्या होता है दोस्तों, Ag बोलते हैं, सोना को Au बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तांबा को Cu बोलते हैं। कार्बन दोस्तों आपका धातु हो गया, और जर्मेनियम दोस्तों और सिलिकॉन जो है दोस्तों ये हो गया आपका अर्धचालक में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो सौम्य अम्ल के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, तो बताइए किसको जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बताइए बताइए, ऑप्शन में लिखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये बोला जाता है दोस्तों
बोरिक अम्ल को दोस्तों, बोरिक अम्ल को बोला जाता है दोस्तों सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसको? बोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों H3BO3, ठीक है, या BO या OH का होल थ्राइस लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है कितने पे होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसके बहुलीकरण किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। बहुलीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि छोटा छोटा जैसे कई मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते थे। जैसे मान के चलिए आपको छोटा छोटा आटा का गुत्था दे दिया, बड़ा आटा का गुत्था बना लीजिए, तो वह क्या हो जाएगा? आटा का बहुलीकरण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यही यही चीज कॉन्सेप्ट है कि छोटा छोटा मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाता है। तो इसमें मोनोमर का काम कौन करेगा? विनाइल क्लोराइड करेगा। और पीवीसी क्या है? पॉलीमर है, उसको बहुलीकरण बोलते हैं दोस्तों। कि किसी भी चीज का 8-10 मिल जाए, 10-20 मिल जाए और एक मतलब बड़ा सा निर्माण करे तो वही उसका पॉलीमर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। बात में क्वेश्चन नंबर 57 पे। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है दोस्तों? तो 206 हड्डी से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 पे। निम्न में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। जल के मात्रा को कौन संतुलित करता है दोस्तों? तो ब्रिक। इसको अंग्रेजी में दोस्तों किडनी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके शरीर से जो भी खराब वगैरह पानी वगैरह का एक्सक्रिएशन वगैरह जो होता है किडनी के कारण ही दोस्तों होता है। देखते हैं पेशाब उसाब जो भी करते हैं आप सही से, आपका शरीर बैलेंस रहता है, किडनी उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। अब आता है क्वेश्चन 59 पे। निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है दोस्तों? किसका अपशिष्ट पदार्थ है? तो पक्षी का अपशिष्ट पदार्थ जो है दोस्तों यूरिक अम्ल है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है बताइए? अरे बताइए दोस्तों क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है, ठीक है। आज दिमाग में बैठा न लीजिएगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, तो ये मार दीजिएगा, आयोडीन नहीं मार दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दांतों के क्षरण को मतलब दांतों के बोन फ्लोरोसिस को रोकने के लिए क्या दोस्तों उसमें डाला जाता है? तो फ्लोराइड डाला जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 61 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 का निम्नलिखित में से कौन प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता दोस्तों? तो ये दो आप निकाल ही सकते हैं दोस्तों, तो कौन है? ये जो होगा वर्ग नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसका दोस्तों वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसे 1 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा? क्या संख्या 1 आएगा, 2 का कीजिएगा तो 4 आएगा, 3 का कीजिएगा 9 आएगा, 4 का कीजिएगा 6 आएगा, 5 का कीजिएगा 5 आएगा, 6 का कीजिएगा 6 आएगा, 7 का कीजिएगा 9 आएगा, 8 का कीजिएगा 4 आएगा और 9 का कीजिएगा दोस्तों 1 आएगा, 10 का कीजिएगा तो 0 आएगा। कहीं देखें दोस्तों अभी कहीं स्थान पे 2 आते हुए नहीं आता है, तो इसीलिए दोस्तों ये वाला जो है वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसको ऐसे भी देख के आप ऑब्जर्वेशन भी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता दोस्तों तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 पे। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी इरविन जो समझौता था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। और बार बार पूछता है बीपीएससी दोस्तों कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने दोस्तों हस्ताक्षर किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया था दोस्तों? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प का नीति होता है दोस्तों, इसने किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस नीति का मतलब होता था कि जिस राज्य में राजा के पास अपना कोई संतान नहीं हो तो उसको क्या कहता है? उसके राज्य को अंग्रेज जो है अपने राज्य में मिला लेते थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डलहौजी दोस्तों सबसे पहले रेल का निर्माण करवाया था दोस्तों भारत में 1853 ईस्वी में। पुणे से थाने चला था 32 किलोमीटर की रेंज में, ध्यान रखिएगा। डॉक ताड़ का भारत में जो है लाने का श्रेय भी डलहौजी को ही जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 पे। ही स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब किया था और किस अधिवेशन में किया था दोस्तों? तो यही पूछ रहा क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1906 में किया था दोस्तों अधिवेशन में, कोलकाता में किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे। भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति SICC की बैठक दोस्तों के सत्र में आयोजित की गई थी। तो किस सत्र में आयोजित की गई थी दोस्तों? तो बॉम्बे में की गई थी। कहाँ? बॉम्बे में की गई थी, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 86 पे। किसका कथन है कि किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक
निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो किसका कहना था दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था दोस्तों, संविधान के निर्माता मतलब थे एक तरह से, समझिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा दोस्तों संविधान को लिखने में इनका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 पर 1857 का विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था दोस्तों? मिड प्रिंट है दोस्तों, 1 छूट गया यहाँ पे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? तो लखनऊ का जो शासक था दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन था बताइए। लखनऊ का शासक जो था दोस्तों बेगम हजरत महल थी दोस्तों। कौन थी? बेगम हजरत महल थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों लखनऊ से विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? तो कैंपबेल थे। ठीक है, लखनऊ और कानपुर दोनों आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, मात्र 2 घंटे का रास्ता, तो दोनों में एक ही अधिकारी को नियुक्त कर दिया था अंग्रेज कैंपबेल को कि जाओ और वहाँ जो 1857 के विद्रोह में जो भारतीय एकदम मूड में है, आक्रोश में, उसको कंट्रोल करो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो किसने किया था बताइए दोस्तों, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सिरिल रैटक्लिफ। यही था दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान को बीच जो है जब बांटा ना, जैसे ये अमीन का काम किया था। ठीक है, जब 2 भाई के बीच को बढ़ता है जमीन तो कौन आता है? बीच में अमीन आता है। और वो तो भारत और पाकिस्तान को बांटने में मेन अमीन का काम यही किया था। बात है क्वेश्चन नंबर 69, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो दोस्तों कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था दोस्तों। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये भी विनोबा भावे ने की थी, यही ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 70 पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और दोस्तों बने रहिए सेशन में। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों ब्रह्मदत्त साहब थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त साहब थे दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों, इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में वर्धा के निकट पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। इसके पहले सत्याग्रही खुद विनोबा भावे ही थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त। तीनों नोट कर लीजिएगा। और बीपीएससी खासकर दोस्तों अब पहला पूछना बंद कर दिए, दूसरा और तीसरा पूछती है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त साहब थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है दोस्तों? कहाँ पे दोस्तों? तो पश्चिमी घाट में दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब पश्चिमी घाट जो है वहीं पर दोस्तों हॉट स्पॉट सेंटर भी माना गया है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेराइटी का जीव जंतु वगैरह पाया जाता है। ये क्वेश्चन कितना बार मैं करवा भी चुका हूँ पहले सेट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है दोस्तों? बताइए। आ गया आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ है दोस्तों? तो कोटा से बहती है, राजस्थान एरिया से बहुत ही दोस्तों, मतलब आप उस नदी को देख कर डर जाइएगा, इतना काला पानी रहता है उसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर दोस्तों, यम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है दोस्तों? तो यम स्ट्रिप का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है दोस्तों, पता चल गया फुल फॉर्म। अब इसके बारे में बता देता हूँ, कभी कभी न्यूज में आता है। इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है दोस्तों बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव का ध्यान रखने के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 जो है दोस्तों, 74 में बोल रहा है कि जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए देखिए दोस्तों, जैसे ही BOD आ जाए इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जल के प्रदूषण को मापने के लिए दोस्तों BOD वगैरह कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। आप सिविल इंजीनियरिंग कीजिएगा ना तो उसमें आपको EVS इस चैप्टर केवल BOD पे किताब पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को तो उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो बस इतना ही जानिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? बताइए, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, आप लोग को समय दिया जा रहा है भरपूर समय, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? बताइए दोस्तों, कमेंट में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। बात है क्वेश्चन नंबर 76 में, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला जैसे ही आएगा ना दोस्तों तो मारिएगा सीधा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर मारिएगा,
छोड़ना नहीं दोस्तों, एकदम कहाँ मारना है, भागलपुर में मारना है, ठीक है। विक्रमशील गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो बिहार के भागलपुर जिले में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 60 किलोमीटर के एरिया में लगभग ये फैला हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है दोस्तों। तो सेशन में बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पर्वतीय क्या कहते हैं क्षेत्रों में जल स्रोतों का सूखना, दूसरा जैव विविधता का हानि, दोनों ही आंसर। दोस्तों आगे देखते हैं ऑप्शन, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो दोस्तों तीसरा दिया गया नगरीकरण, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा दोस्तों। नगरीकरण जो है मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निर्वनीकरण का मतलब होता है दोस्तों डिफॉरेस्टेशन। थोड़ा हिंदी में कभी कभी दोस्तों को समझना मुश्किल हो जाता है, कुछ कुछ वर्ड का हिंदी जो है ना थोड़ा अजीब होता है। देखिए डिफॉरेस्टेशन जैसे ही आप इसका मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन किस लिए किया जाता है दोस्तों, नगरीकरण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। अब शहर में दोस्तों देखते हैं मकान उकान सब इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग इंडस्ट्री वगैरह बन रहा है, तो क्या कर रहा है, जंगल उंगल को साफे ना कर रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल को काट रहा है। बात है क्वेश्चन 78 पे, कौन सा बाघ राज्य कहलाता है दोस्तों। बाघ राज्य के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहते हैं। किसको, मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहते हैं। और वहाँ पे दोस्तों मामा है, मामा का नाम क्या है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। सबके मामा है, एक चंदा मामा दोस्तों है धड़ ऊपर, नीचे दोस्तों शिवराज मामा, ध्यान रखिएगा। बाघ जो है दोस्तों सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कितना है, 1411 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका काजीरंगा जो दोस्तों ये अभ्यारण्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों, तो यह आसाम में, एक सिंह वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, बताइए दोस्तों, किस में है, तो वन है मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों इसका कंफ्यूजन हो जाता है बराबर लड़कों को, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया में किस राज्य में वन है भारत में, तो है मध्य प्रदेश, एमपी में, जिसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। जहाँ के मामा जी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेंच, तानसा, वन्य जीव अभयारण्य भी वहीं है दोस्तों, ठीक है। पन्ना जो हीरा का खान है वहीं पे है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वन है एरिया वाइज मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि जैसे क्या होता है परसेंटेज में पूछा जाए, तो वो है मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम, उसमें जो है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, लेकिन ओवरऑल एरिया वाइज पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81 पे, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कत्था जो पान उन खाता है ना उसको पता होगा दोस्तों। तो कत्था बनाने हेतु दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 82 में, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, बताइए कितना है दोस्तों, बताइए टाइम दिया जा रहा है आपको एकदम। तो कुल जो है वन है दोस्तों लगभग कह सकते हैं आप दोस्तों, इसका जो है थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, तो एग्जाम के समय आप जाके भी देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको आंसर बता देता हूँ, इसका जो है लगभग 22% के करीब है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इतना क्लोज आंसर जो दे देता है कभी कभी ना, तो इसमें कन्फ्यूज है। हालांकि आपको गैप करके दिया जाएगा जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 पे, सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 है, मिलाना है, सुमेलित करना है। करा कि सागवान जो वृक्ष है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हिमालय की तराई में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, हिमालय की तराई में दोस्तों सागवान वृक्ष पाया जाता है। देवदार जो है दोस्तों आपको हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ, हिमालय के उच्च क्षेत्र में देवदार पाया जाता है। सुंदरी जो है दोस्तों सुंदर वन में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरी जो है सुंदर वन में पाया जाता है। और सिंकोना जो है दोस्तों मध्य भारत मतलब मिडल भारत में पाया जाता है। सिंकोना के बारे में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंकोना का जो खाल होता है, ठीक है, सिंकोना का जो छाल होता है दोस्तों मलेरिया वगैरह के उपचार में यूज किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 84 पे, भारत में वर्षा का अधिक कह रहा है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या दोस्तों, प्यासी धरती क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो इसका मेन कारण है, देखिए आप पढ़ते हैं ऑप्शन, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बन उड़ जाना, ये भी बात सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, सही बात है। कि कुछ दिन में भदैया बेंग कहते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। कुछ दिन खूब मेघ होगा, उसके बाद जो होता है एकदम रुक जाता है, ठीक है। जैसे अब ये देखिए दिल्ली को दहला दिया है,
हिमाचल प्रदेश में तो दोस्तों इतना तबाही लाया, तो देखिएगा तो आपको डर लगेगा दोस्तों, इतना है। तो समझ सकते हैं, कुछ समय वर्षा होता है और कुछ समय मतलब बाकी 9 महीना 8 महीना तो बारिश नहीं होता थी। यही कारण है कि दोस्तों बहुत अधिक वर्षा का देश होने के बावजूद भी दोस्तों इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी धरती का देश कहा जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 85 पे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है दोस्तों? साइबेरियन सारस किसके लिए दोस्तों बताइए? इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। साइबेरियन सारस के लिए दोस्तों हो गया आपका असम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आदर्श प्राकृतिक निवास मतलब आइडियल क्या कहते हैं, रेजिडेंस बोल सकते हैं, हैबिटेंस बोल सकते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? कितना प्रतिशत पे होना चाहिए दोस्तों बताइए? जो होना 33% वन होना चाहिए, लेकिन वन कितना है दोस्तों हम लोग का? तो 22%। तो समझिए 11% का नुकसान तो आपको गर्मी झेलना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो यही कारण है कि मौसम वगैरह भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लें। कह रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है कितनी है दोस्तों बताइए? तो ये है दोस्तों 21, ध्यान रखिएगा। मेमोरेबल क्वेश्चन है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ध्यान रख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान का वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों, मामा के एरिया में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? एवरग्रीन वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो एवरग्रीन जो वन पाया जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री भी बोला जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 90 पे, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान के रणथंभौर जगह पे दोस्तों अवस्थित है। तो राजस्थान के बारे में तो आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राजधानी कहाँ? जयपुर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा दोस्तों। अगर इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, सेट चाहिए, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाइए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।